आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। है ना, मतलब मेल एक्टर में आपको एक ही फेवरेट है आपका और फीमेल एक्टर में आपका अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ शुरू किया, मैथ्स मेरा फेवरेट है। बिल्कुल। तो एटीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड भाई। 90 मिनट मतलब 90 मिनट क्रिस्टल कंटेंट, जाइए देखिए। अभी तक जितना मैंने घुमाया उसमें वियतनाम मेरे को बेटर लगा सबसे। तो मतलब वो पूरी क्लास के सामने एक सामूहिक बेइज्जती भी होगी। आपका जो परिश्रम, आपकी जो तैयारी है, जब वो मिलती है अवसर से, उसी को भाग्य कहते हैं। क्योंकि देखिए फैकल्टी बनती ही कंटेंट से, रियल फैकल्टी जो होती है वो कंटेंट से बनती है। मैं रियल फैकल्टी की बात फिर से नहीं कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अनफिल्टर्ड टॉक्स विद NKY पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस शो पर आज हमारे मेहमान हैं आपके फेवरेट AKM सर, जे स्टार अजय कुमार मिश्रा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी। तो आज हम सर की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ और बाकी बहुत सारी चीजें जो आप जानना चाहते हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि टीचिंग फील्ड में आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे आना हुआ, थोड़ा कॉलेज लाइफ और फिर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताइए। मैंने बीटेक किया हुआ है HBDI कानपुर से, और बीटेक के साथ थर्ड ईयर के अराउंड मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब थोड़ा फैमिली का भी इश्यू था कि भाई उतना बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, कि मतलब बहुत खराब भी नहीं था बहुत अच्छा भी था, एवरेज था। लेकिन हालांकि ये सब बातें मैं करता नहीं हूँ कैमरे पे जनरली क्लासेस में। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि मतलब बीटेक में मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना। और जब वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले तो बहुत कम पैसे में, मतलब पार्ट टाइम पढ़ाते, थोड़ा बहुत, एक घंटे का 500-600 ऐसे कुछ मिलता था। तो वहां हिट कर गया वो। पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था एक्चुअली। अच्छा। तो मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, मैथ्स की डिमांड थी, मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। मैथ्स मेरा फेवरेट है। बिल्कुल। तो जब मैथ्स पढ़ाना शुरू किया तो हिट कर गया। तो मेरे को लगा कि यार पढ़ाने में मजा भी आ रहा है और जनता को भी पसंद आ रहा है। तो थर्ड ईयर से ही पार्ट टाइम मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो बीटेक में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बाकी जो मेरे साथ के पढ़ते थे उनसे ज्यादा फिर मेरे पैसे आने लगे, तो अच्छा लगने लगता है। भाई आप थर्ड ईयर में हो, आपके पैसे आ रहे हैं, घूम रहे हो, मजे ले रहे हो, तो फिर एक लग जाता है। फिर वहां से लगा कि चलो यार पढ़ाते हैं। मतलब अंदर से एक फील आने लगी कि शायद एज ए टीचर मैं आगे बढ़ता हूँ तो टीचिंग में बहुत अच्छा कर पाऊंगा, इस तरह का मतलब कनेक्ट बन रहा था। बिल्कुल। सर फिजिकल केमिस्ट्री जैसे आप पढ़ाते हो, तो मेरी जो समझ है कि उसमें केमिस्ट्री तो है ही, साथ में शायद थोड़ा सा टच फिजिक्स का भी है, मैथ्स का भी है, इस तरह का शायद कॉम्बो है। और इसको बच्चों के लिए आप कैसे आसान बनाते हो, पहली चीज। और दूसरा, इसमें जे स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बड़ा सुना है मैंने। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री एक तरीके से फिजिक्स से भी कनेक्टेड है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैथ्स से भी। क्योंकि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थर्मो पढ़ेंगे, तो इसमें कॉमन है। फिजिक्स में भी चैप्टर है बिल्कुल, और ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लॉग, एंटी लॉग वगैरह सब यूज होते हैं बिल्कुल। और केमिस्ट्री तो एज इट इज है ही है। तो कॉम्बिनेशन तो है तीनों का। और ये नीट की जनता के लिए, मतलब फिजिक्स के बाद जो सेकंड टफ पार्ट होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें दर्द होता है उसको ज्यादा। बिल्कुल। इसमें कुल मिला जुला करके देखिए, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था, मैंने आपको पहले बताया। तो मैथ्स और सेकंड फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे स्विच तब हुआ जब एक जगह डिमांड आई कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री के एक पढ़ानी है आपको यार, जरूरत थी। तो मैंने कहा चलो पढ़ा के देखते हैं यार। बिल्कुल। फिर मैथ्स से मैं स्विच हुआ फिजिकल केमिस्ट्री पे। मतलब ये मेरा सेकंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंटरेस्ट मेरा मैथ्स है। बिल्कुल। तो जब इस पे स्विच हुआ तो इसमें भी जनता ने जबरदस्त समर्थन दिखाया। तो फिर इसकी डिमांड आती गई, तो फिर इसी में स्विच हो गए अपने। तो पहले मैंने जेई और ये दोनों पढ़ा। और इसमें जे स्टार वाला पॉइंट तो ये कि देखिए, जैसे बच्चे क्या है, बहुत स्ट्रगल करते हैं जब वो पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो उनको कंटेंट तो बहुत सारा, देखिए कंटेंट तो देने वाले दुनिया में हजारों टीचर हैं। कंटेंट बहुत लोगों को आता है बिल्कुल, लेकिन मेन चीज उसकी डिलीवरी क्या है। इंपॉर्टेंट चीज, आपको कंटेंट आना चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। डिलीवरी क्या है, डिलीवरी के साथ साथ आप बच्चे से इजी वे में आप उसको दे सकते हैं चीजें, है ना। अब आप उसको एक लेंदी वे दे रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे एक ऐसा शॉर्ट भी दीजिए, एक ऐसा भी दीजिए जो एप्टीट्यूड बेस्ड है। बिल्कुल। तो जे स्टार बेसिकली ट्रिक नहीं है, कई लोग उसको ट्रिक समझते हैं। हाँ, ट्रिक नहीं, मुझे तो ऐसा लगता था कोई ट्रिक होगी जिसमें आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच रहे होंगे, कैलकुलेशन से बच रहे होंगे। ट्रिक नहीं है, ये एप्टीट्यूड है। मैं बच्चों से कहता हूँ एप्टीट्यूड डेवलप करें। जैसे मैंने एमबीए भी किया हुआ है, तो एमबीए में मेनली गेम होता है एप्टीट्यूड का। बिल्कुल। एटीट्यूड नहीं, वो तो आजकल बहुत है जनता में, जेएनजी में। तो एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड भाई। तो एप्टीट्यूड अगर आप अपना डेवलप कर लेंगे एक सर्टेन एज तक ही डेवलप होता है वो। उसके बाद अगर आपके पास है वो एप्टीट्यूड तो जीवन भर काम आएगा, और नहीं है तो फिर जीवन भर स्ट्रगल करेंगे। तो एप्टीट्यूड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जे स्टार। वहां हम ये सिखाते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन या ऐसा कोई तरीका जिससे आप जल्दी आंसर पे पहुंच पाए, बिल्कुल, इनके क्या रास्ते हैं, वो है जे स्टार। तो वो एप्टीट्यूड बेस्ड कॉन्सेप्ट बेसिकली। सर एक चीज ये है कि जैसे ऑनलाइन में भी, पहले ऑफलाइन में भी आपने पढ़ाया, उसके बाद ऑनलाइन में भी अभी पढ़ा रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है एज ए टीचर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट नॉलेज, उसके बाद डिलीवरी, और थर्ड है स्टूडेंट के साथ कनेक्ट। तीन चीजें मुझे लगती है। ऑफलाइन में कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है और ऑनलाइन में कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू करती है?
शुरुआत अभी मेरा करीब करीब एक्सपीरियंस 15 साल का है, करीब क्या एग्जैक्टली है, तो 15 साल की एक्सपीरियंस में मैंने करीब 5 साल तो ऑनलाइन पढ़ा है और बाकी के साल मैंने करीब करीब प्योर ऑफलाइन पढ़ा है। बिल्कुल। तो ऑफलाइन में क्या होता है, कंटेंट आप देंगे क्लास में आपको 150-200 बच्चों से कनेक्ट करना पड़ता है और वो उस समय एट द मोमेंट आप कैसे कनेक्ट करते हैं, किस फील्ड से पढ़ाते हैं, है ना, वो मतलब वो एक लाइव चल रहा है कार्यक्रम। अगर आपने कुछ मतलब बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो फेस रीडिंग से आपको पता चलता है और बच्चा भी समझ लेगा अगर आप कहीं फंस गए कॉन्सेप्ट में तो मतलब वो पूरी क्लास के सामने एक सामूहिक बेइज्जती भी होगी। तो मतलब एक ये कहते हैं ना चुनावी रैली है, लाइव रैली है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक तरीके से। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटेक नहीं है कि भाई अगर आपने मिस कर दिया कुछ तो वो फिर हो गया, फिर वो आप वहां से आप पीछे हट जाएंगे। तो वहां पे ऑफलाइन में अपने को कंटेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, कंटेंट आपका जोरदार होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। बच्चा कहीं से भी किसी प्रकार का कुछ भी डाउट पूछ सकता है, तो आपको उसके अगले, मैं कहता हूँ क्लास में कि तुम्हारे अगले 10 वर्षों तक आने वाले जितने भी मन में डाउट हैं उन सभी का जवाब मेरी क्लास के अंदर है, तो बस तुम्हें क्लास सुननी है। ऑनलाइन में ऐसा रहता है कि ऑनलाइन में आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया, पहले क्योंकि मैं 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो अभी रिसेंटली थोड़ा ज्यादा हो गया है कि रील वाला मैटर आ गया थोड़ा सा। अभी भी मैं कंटेंट पे ही काम करता हूँ, मैं 5 साल से डायरेक्ट कंटेंट पे ही काम कर रहा हूँ। मैं इस वाले पार्ट में थोड़ा कम रहता हूँ, रील वाले पार्ट में, कनेक्ट वाले पार्ट पे, रियल स्टडी वाले में ज्यादा रहता हूँ अभी भी। तो उसमें बच्चा अभी भी कनेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में बच्चा कंटेंट पे कनेक्ट नहीं करता है, कनेक्ट करता है प्रॉपर्ली। आप कंटेंट दीजिए, हाँ आप बिल्कुल बोरिंग कंटेंट मत दीजिए कि आप बैठे हुए ऐसे पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक रहिए, थोड़ा सा कनेक्ट करिए बच्चों का होता है। अच्छा, बच्चों में ऑनलाइन पढ़ाने में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसको एंगेज कैसे रखें, मतलब 1.5 आवर की जैसे क्लासेस है तो बच्चों को आपको वहां तो ऑफलाइन में तो ठीक है, आपने मोटिवेशनल कुछ भी बोला या बताया बच्चों को, ठीक है, या आपकी एंट्री करने के तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बच्चा फील लेता था वो, ठीक है, उसमें एनर्जी आती थी। लेकिन ऑनलाइन में बड़ा टफ टास्क है, इसको कैसे करते हो, बच्चों को कैसे मोटिवेटेड रखते हो, कनेक्टेड रखते हो ड्यूरिंग द क्लास? देखिए ऑनलाइन में भी बेसिकली मैं मौका ही नहीं देता बच्चे को पलक झपकाने का। मेरा काम ये रहता है कि अगर मैं 1.5 घंटे जाऊंगा तो वो मैं मान के चलता हूँ मेरी आखिरी क्लास है जीवन की, तो मैं उस हिसाब से उतरता हूँ क्लास के अंदर और 1.5 घंटे में जब कनेक्ट करता हूँ मैं पूरी दम से पढ़ाता हूँ। जब आप पूरी दम से पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट देते जाइए, बच्चे को सांस लेने का मौका मत दीजिए। अगर आपने पॉज लिया, आप ढीले पढ़ रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि मैं बचपन में ऐसा था, फिर वैसा हो गया, फिर इधर में चला गया, अपनी कहानियां सुना रहे हैं, मतलब मेरे पिताजी वैसे थे, वो गाँव में थे, ये था, मतलब आप इधर उधर डेविएट होंगे तो बच्चा फिर कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा, फिर वो ब्रेक होएगा। बच्चे पढ़ने आते हैं ऑनलाइन में भी, बहुत सारे सीरियस बच्चे, हमने रैंक भी निकाली है, वो की रैंक 42 है ना, तो बहुत अच्छी रैंक निकाली हमने। तो बच्चे आते हैं सीरियस पढ़ने वाले। आपको अपने कॉन्सेप्ट की डिलीवरी इतनी स्ट्रांग रखनी है कि बच्चा 1 मिनट के लिए ब्लिंक नहीं कर पाए। अगर वो ब्लिंक करेगा मतलब वो पीछे हो गया। बिल्कुल। तो वो एक से देखता है कि हाँ भाई मेरे को देखना, एकदम सुनना, याद मेरे को सटीक बातें कर रहा है। बिल्कुल। तो ये बीच में वो तो कुछ ना कुछ मिस कर देगा बेसिकली, और लेक्चर का आगे का कनेक्ट भी मिस कर देगा शायद से। मैं कहता हूँ भाई मेरी 1.5 घंटे की क्लास अगर हो रही है तो 1.5 घंटे का आपको कंटेंट मिलेगा, 90 मिनट का कंटेंट होगा उसमें आप उसको फॉरवर्ड करके भी नहीं सुन सकते हो, क्योंकि उसमें बीच में कहीं बकवास नहीं मिलेगी आपको 1 मिनट। 90 मिनट मतलब 90 मिनट क्रिस्टल कंटेंट, जाइए देखिए, बिल्कुल निकल आइए। अभी तक का जो आपका 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, आपने 3-4 इंस्टीट्यूट में काम किया है, ठीक है, उसमें से बेस्ट एक्सपीरियंस कहां पर रहा आपका और वर्स्ट एक्सपीरियंस कहां पर रहा? देखिए पहले तो मैंने शुरुआत तो बहुत बेसिक लेवल से करी थी। हमारा एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था मथुरा में, जेकेएस एकेडमी करके, तो वहां शुरुआत की थी। तो वहां बहुत नॉमिनल पैसे मिलते थे, 33,000 पर मंथ, इस टाइप से चलती थी कहानी, वहां शुरू किया था। तो वो तो सीखने का समय था, ठीक बात। 1 साल मैंने वहां, हालांकि मैं बहुत ज्यादा सीखने में समय वेस्ट नहीं किया, मैं सीखता गया फटाफट। मैंने सीखा 9 महीने में, 10 महीने में भाग गया, फिर दूसरी स्विच किया, फिर सीखा 10 महीने, फिर मतलब स्विचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। नंबर 1 बात, अगर आप अपना कैरियर ग्रोथ चाहते हैं तो जब तक आप सीख नहीं लेते बातों को, और जल्दी जल्दी सीखिए, ऐसा नहीं आप 5 साल लगे हुए हैं सीखने में, है ना, और रिलैक्स मोड में। शुरुआत का जो समय है, जो भी नए फैकल्टी आते हैं पढ़ाने में, उनको ये बोलता हूँ, मेरे से पूछते हैं तो, कि जो स्टार्टिंग फेज है ना, उसमें जल्दी से अपनी स्किल डेवलप करिए, मेहनत करने की जरूरत है। 2 साल 3 साल भूल जाइए दुनियादारी, सिर्फ कंटेंट को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि फिर उसके बाद आगे का मामला एकदम परफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा, तो देखिए सारे हर इंस्टीट्यूट का कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल सीखने का मौका हर जगह मिला है ना। जहां भी मैं रहा हूँ, पहले एलन में रहा हूँ, आकाश में रहा हूँ, अभी अनअकैडमी, और उसके पहले भी आईटी स्टडी सर्कल, तो सीखने का मौका हर जगह मिला है, अपॉर्चुनिटी हर जगह रहती है सीखने की। आप उस चीज को कैसे लेते हैं, अगर मुश्किलें भी आती है तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि भाई चलो यार अभी स्टार्टिंग फेज था तो मुश्किलें भी थी बहुत सारी, लेकिन उसको पॉजिटिवली लिया मैंने कि भाई ठीक है यार, अपने को सीखना है, दम लगानी है। पहले मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब पढ़ाता था। बिल्कुल।
क्योंकि जो पहले इंस्टीट्यूट था आकाश, आकाश में आपको पता होगा कि भाई वहाँ पे सब पढ़ाया जाता है, सब पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री। हाँ, तो वहाँ मैंने सब पढ़ा, उन्होंने बोला सब पढ़ाना, मैंने सब पढ़ाऊंगा। जब बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना, मैं कहा ओके, मतलब हर चीज में ओके रहिए आप, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही। मैं पहले ही बच्चों से भी कहता हूँ कि जब भी आपको अवसर मिले तो आप तैयार रहिए, है ना। जब अवसर जो है ना, अपॉर्चुनिटी से बोलते हैं आप, तो आपका जो परिश्रम, आपकी जो तैयारी है, जब वो मिलती है अवसर से, उसी को भाग्य कहते हैं। व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स विद द अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड लक। तो लक कोई अलग से दस्तक नहीं देगा कि भाई साहब हाँ मैं आ गया हूँ, आप तैयार हैं क्या। आपको हमेशा तैयार रहना होगा। बिल्कुल, आपको तैयार रहिए, एक बार टक होगी, एंट्री मार दीजिए। बिल्कुल। सर थोड़ा सा बात करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल पे। घूमने फिरने का काफी शौक है आपको, रिसेंटली आपने बड़ी गाड़ी भी ली है, मर्सिडीज ली है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। अच्छा, उसमें मुझे ये पूछना है कि जितनी जगह आज तक आपने एक्सप्लोर की है, आपके हिसाब से बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट कौन सा है? अभी तक जितना मैंने घूमा है उसमें वियतनाम मेरे को बेटर लगा सबसे, बिकॉज वहाँ पे हर टाइप का वेदर है आपको, मतलब ठंडा भी मिल जाएगा, बीच वाला फील भी मिल जाएगा, है ना, हर प्रकार का क्लाइमेट है वहाँ पे। तो 3 प्रकार के क्लाइमेट में देख करके वहाँ आ गया। सिटी का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा कि भाई प्रॉपर सिटी भी है डेवलप्ड, है ना, और आपको बीच भी मिल गया, आपको माउंटेन भी मिल गए, तो वो मेरे को बहुत बेटर लगा। और मतलब साफ सुथरा है, अच्छा है, वियतनाम इज बेटर। और उसमें वो जो कार वाली बात बता रहे थे, हाँ, एक सबसे लंबी केबल कार भी है वियतनाम, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट केबल कार, मतलब ओशन के ऊपर है, वो सी के ऊपर है, बिल्कुल बहुत लंबी है वो। हाँ, तो मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट है वो अभी तक। तो वो आप जब जाएंगे तो बन जाता है उसमें। ठीक है। और इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे आप बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो क्लासेस का टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्लासेस देखिए, ऑफलाइन में तो दिक्कत होती भी, ऑफलाइन में अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो फिर ऑफलाइन में तो मैं, क्योंकि ऑफलाइन में भी पढ़ाया ही मैंने मार्च तक, तो ऑफलाइन में प्रॉब्लम होती थी कि भाई आप बीच में कोर्स सेट करो, थोड़ा जल्दी पढ़ाओ, है ना, फिर बीच में एक छुट्टी ले ली, जैसे दिवाली की छुट्टी आ गई, फिर बीच में आपका भी छुट्टी ले ली, बिल्कुल, लेकिन पहले कोर्स थोड़ा समेट लो। ऑनलाइन में ये रहता है, ऑनलाइन में फायदा ये रहता है कि भाई आप वहां से क्लास ले सकते हो। हाँ, वहां से आप जा करके इंटरनेट एक्सेस लीजिए प्रॉपर, और वहाँ होटल में से भी क्लास ले सकते हैं। तो ये फायदा रहता है मतलब ऑनलाइन में। जितना मैं जानता हूँ आपको मूवीज और वेब सीरीज का काफी शौक है ना? काफी देखते हो आप मूवीज, वेब सीरीज। हमारे साथ में कभी रहते हो तो आप बहुत सारे डायलॉग भी देते रहते हो, चीजें मतलब बड़ी याद हो जाती है आपको। इसमें मुझे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि आपका फेवरेट मेल एक्टर कौन है? इसमें थोड़ा सा मेरे को बोलते दुख भी हो रहा है कि मेल एक्टर मेरा जो फेवरेट था वो थे इरफान खान सर। मतलब एक्टिंग क्या होती है, मतलब वो एक रियल एक्टर, मतलब जो कैरेक्टर में डूबने वाली थिएटर से निकल के आया हुआ। मतलब वो जब मैं, मतलब उनकी सारी पिक्चर में देखता था, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखता था। तो मतलब मेरे को फील आती है एग्जैक्टली वो, मतलब आदमी इतना जेन्युइन एक्टिंग करता है कि लगेगा नहीं एक्टिंग हो रही है, मतलब ऐसे एक्टिंग करता है में ऐसे घुस जाते हैं कि वो लगेगा रियल लाइफ है। बिल्कुल, तो इरफान खान। और एक्ट्रेस तो पहले करीना कपूर थी, अभी तो ज्यादा रिसेंटली ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब एक्ट्रेस की चॉइस बदल जाती है आपकी, एक्टर की सेम रही है। में क्या है कि भाई एक्टिंग के मामले में आप देखोगे, उनके लुक्स के मामले में देखोगे, उनके है ना डांस के मामले में देखोगे, लेकिन एक्टर के अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है, एक्टिंग, है ना। मतलब मेल एक्टर में आपको एक ही फेवरेट है आपका, और फीमेल एक्टर में आपका अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ, मतलब आप मान सकते हो चॉइस बदलती रहती है। सर ये तो बात हुई मूवी की, वेब सीरीज की। आप खुद भी बहुत ही एक मतलब उम्दा कलाकार हैं। जितनी भी हमारी पार्टीज वगैरह होती है उसमें सर का आपका या तो मिमिक्री वाला पार्ट आता है या सिंगिंग वाला पार्ट आता है, और इरफान खान जैसे फेवरेट एक्टर है आके। तो आज मैं चाहता हूं कि हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए भी एक मिमिक्री हो जाए, इरफान खान और दूसरा नाना पाटेकर। तो एक एक डायलॉग दोनों लोगों का हो जाए। इरफान खान की एक मूवी थी हासिल, तो जब मैं ट्रिपल IT में था इलाहाबाद में, तो उसकी शूटिंग भी इलाहाबाद में हुई है, तो वो बहुत मेरे करीब है मतलब मूवी। तो उसमें डायलॉग था, और भैया अबे सुना है लड़के के घरवाले से मार खा के, लड़की घरवाले से मार खा के आ गए हैं। अबे जो है लड़की सोचेगी लड़का प्यार तो करता है लेकिन बड़ा सुरक्षा नहीं दे सकता है। क्या बे, क्या करोगे अब? अबे जाओ मारो, लड़की के बाप को तो जाने दो, लेकिन उसके भाई से हिसाब पूरा करो। क्या घुस घुस के मारो, होंक के मारो? अबे लगना चाहिए कि तुम्हारी जान को लगना चाहिए बेटा कि तुम में जान है। बेहतरीन, तगड़ा। एक नाना पाटेकर का और है। नाना पाटेकर की मूवी आई थी क्रांतिवीर, आपने सब देखी होगी मेरे ख्याल से। बहुत फेमस मूवी है, बहुत शानदार। उसका एक आखिरी का फ्रेज है वहां पे जब वो फांसी लगती है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मेरा भाई मुझे फांसी के फंदे पे लटका देगा, 2 फुट लंबी जबान, 2 आंखें बाहर निकल आएंगी।
क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? भूसा भरा है मेरे दिमाग में। ए भाई लगा, चल फांसी लगा, खत्म कर। क्रांति की राह पे एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, मगर तुम ऐसे ही जीते रहना। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, बस जीना है, हमें ये करना है, करो भाई करो। तगड़ा तगड़ा तगड़ा, एकदम तगड़ा। सर सिंगिंग वाले पार्ट में एक गाना बहुत सारी पार्टी में सुना है मैंने आपसे, गुलाबी आंखें, बहुत ही तगड़ा। मतलब AKM सर के बारे में बताएं कि कहीं भी कोई फैमिली पार्टी होती है या हम लोगों की यार दोस्तों की पार्टी होती है तो कहीं पर ऐसा होता है लाइव म्यूजिक जब चल रहा होता है तो ये लाइव म्यूजिक को बिल्कुल इनको पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो माइक इनके पास रहता है और उसके बाद बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक गाना हो जाए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराब ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा हर मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, हुआ ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मजा आ गया सर, मजा आ गया एकदम, धन्यवाद, बेहतरीन। अब थोड़ा सा वापस लौटते हैं अपनी बातचीत पर। कोटा में सर जैसा चल रहा है अभी, थोड़ा सा पिछले 1-2 सेशन से बच्चा कुछ कम हुआ है और मुझे आप ये जानना है, आप जैसे यहाँ कोटा में रह रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये रिबाउंड करेगा? रिबाउंड इन द सेंस कोटा में अभी भी ऐसा क्या है? जैसे मैं अभी रिसेंटली IIT के रिजल्ट्स देख रहा था, रिजल्ट बहुत शानदार है, तो अभी भी आपको लगता है कोटा में कुछ चीजें बची है जिसकी वजह से बच्चा आएगा तो आने वाले टाइम में? हाँ, इसमें कोटा में 2 बातें बहुत, जब मैं कोटा आया था स्टार्टिंग में तो मैं आकाश से आया था और जब मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ कोटा में, तो यहाँ का जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरी कंट्री में कहीं नहीं, नंबर 1 मैं क्लियर बताना चाहूंगा। तो वो कंटेंट पूरी कंट्री में आप कहीं पढ़ लीजिए, आपको वैसा सिस्टमैटिक कंटेंट और वैसा कंप्लीट कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो कंटेंट जो मैंने अपना डेवलप किया, जो मतलब उसको फिनिशिंग दी मैंने, वो यहाँ की दी है। तो नंबर 1 चीज कोटा में जो सबसे खास है वो है कंटेंट। यहाँ का कंपटीशन टीचर्स में बहुत है, इसलिए जो टीचर यहाँ आएगा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल पे ही उसको डिलीवर करना पड़ेगा। एकदम जबरदस्त कंपटीशन चलता है। और नंबर 2 चीज यहाँ की फैकल्टी, क्योंकि देखिए फैकल्टी बनती ही कंटेंट से है ना। फैकल्टी, रियल फैकल्टी जो होती है वो कंटेंट से बनती है। मैं रियल फैकल्टी की बात फिर से नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो रियल फैकल्टी भैया कंटेंट से बनती है और कोटा का कंटेंट बेस्ट है, अभी भी, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, मतलब जो एक अपर लेयर है टीचर्स की, है ना, जो नए नए आते हैं वो चलो ठीक है, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस में रहते हैं, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया 10 साल का, 10+ एक्सपीरियंस है जिनका, वो इतने सेटल्ड हैं अपने कंटेंट में, उनको इतनी क्लैरिटी है कि वो क्लैरिटी आपको कहीं पूरे देश में किसी भी शहर में देखने को नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है। हाँ, वो बातें अलग है कि किसी वजह से कोटा थोड़ा डिप कर रहा है, वो वजहें हैं बहुत सारी, लेकिन उनकी वजह ना ही फैकल्टी है, ना ही यहाँ पे डिप की वजह कंटेंट है। डिप की बहुत सारी वजह हैं, इनको अगर सही कर लिया जाए, और थोड़ा बहुत डिप की वजह ये भी कि बहुत सारे सेंटर्स का खुल जाना। बाकी सर बाकी जैसे बाहर सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, कोटा के सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को घर बैठे भी तो कोटा के टीचर्स और कंटेंट मिल रहा है ना। हाँ देखिए, ऑनलाइन जब से आया तो ये डेफिनेटली ये कंफर्म बात है कि भाई ऑफलाइन का एक शेयर ऑनलाइन को मिल गया है। पहले ये पूरा एक मार्केट था ऑफलाइन का, सीधा चल रहा था, बिल्कुल, है ना, और इस पे कोटा का फुल एक तरीके से आप कह दीजिए राज था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन आया है मार्केट, तब से क्या हुआ है, ये चीजें थोड़ी, जैसे आप देखिए पैन इंडिया आ गया, तो अब मूवीज पूरे इंडिया में रिलीज होती हैं। वैसा ही कॉन्सेप्ट है भाई ऑनलाइन का। ऑनलाइन एक पार्टनर है एजुकेशन इंडस्ट्री का। मतलब कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद 1-2 साल रहेगा, कम टाइम के लिए, और उसके बाद ये हट जाएगा, लेकिन अभी ये एक स्थायी पार्टनर है एजुकेशन इंडस्ट्री में। ऑनलाइन हमेशा रहेगा ऑफलाइन के साथ एक पैरेलल सोर्स की तरह। तो वो एक बड़ा रीजन है। उसको आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आप पहले 100 हिस्सेदारी इसकी थी, अब उस 100 में से 40 इसने ले लिया,
तो आपके पास 60 ही बचेगा, वो 40 भी लेकिन आपका ही, आप ही तो कर रहे हो वो, बस आपने मोड ट्रांसफर किया है। बिल्कुल भाई आपने मोड ऑनलाइन कर लिया है, तो ऑनलाइन भी तो एक तरीके से एजुकेशन ही है, लेकिन उसका फाइनेंस में बड़ा गैप आता है। हाँ। जैसे ऑफलाइन का जो फीस स्ट्रक्चर है, ऑनलाइन का फीस स्ट्रक्चर है, बच्चे के लिए तो ये अच्छा है कि बच्चे को घर बैठे हुए बिल्कुल एक नॉमिनल फीस में, जो बच्चा कभी नीट जेईई के बारे में सोच नहीं पाता था, वो कम से कम घर बैठ के एक नॉमिनल फीस दे के पढ़ रहा है, बच्चे के लिए तो ठीक है। लेकिन जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो कि कॉर्पोरेट्स है, ठीक है, उनके लिए बड़ा भारी है उन टीचर्स को उस तरह से लाइक पे करना या उस सैलरी रेंज को मेंटेन करना। तो इसलिए बहुत सारा ले ऑफ भी हो रहा है, बहुत सारी कंपनियों में हो रहा है। तो इसको किस नजरिए से देखते हो? ये पॉजिटिव है टीचर्स के लिए या नेगेटिव है? बच्चे के लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन अगर सिस्टम के पास अच्छा टीचर बचेगा ही नहीं तो वो बच्चे के लिए भी अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा कि बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है ऑनलाइन का आने से। जो ऐसे बच्चे थे जो एक बार अफोर्ड कर सकते थे, कई सारे बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर पाते ऑफलाइन, नंबर एक। नंबर दो, कई सारे ऐसे बच्चे होते थे जो सिर्फ एक बार अफोर्ड कर सकते हैं अपने जीवन काल में, मतलब वो एक बार फीस दे सकते हैं बस। अगर उनका एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब उनका जीवन वहां से एक तरीके से क्रॉस लग गया, अब वो नीट में नहीं आ सकते, क्योंकि भाई वो दोबारा तैयारी कैसे कर लेते हैं, फिर से वो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कैसे देंगे, नहीं उनके पास उधार लेके उन्होंने पहली बार किया मान लीजिए कहीं से। ठीक बात है। अब अगर ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन से बच्चों को बहुत बेनिफिट है, बहुत सस्ते कोर्सेज आ गए हैं और बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। मैं खुद ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं जो कंटेंट प्लस वगैरह पे देता हूँ, ऑनलाइन में देता हूँ, वो बहुत अच्छा कंटेंट है और उससे आराम से 2 डिजिट रैंक तक निकाली जा सकती है बड़े आराम से। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और अब बात रही फैकल्टी की, जैसे आपने कहा फैकल्टी ले ऑफ वगैरह, तो देखिए टॉप के जो 2% 3% में फैकल्टी कहता हूँ, या किसी भी इंडस्ट्री को आप पकड़ लीजिए, तो उसके जो टॉप के 2-3% लोग होते हैं उनको कभी कोई समस्या नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए धरती पे, मोड चेंज हो जाए, एग्जाम का तरीका चेंज हो जाए, टॉप के जो 2-3% लोग हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते ही हैं। तो बाकी जो नीचे एवरेज लेवल की फैकल्टी है या उससे बिलो एवरेज लेवल की फैकल्टी है, उनके लिए जरूरी है स्ट्रगलिंग फेज बन जाता है, क्योंकि भाई अगर सिस्टम में लगातार ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो या तो आपका ट्रांसफर होएगा और या फिर आपको निकाला जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा हो गया कि एक टीचर ही पढ़ा सकता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है। आप अच्छा ऐप बना लीजिए, 10,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अब टीचर की जरूरत ही कम होगी। लेकिन उस टीचर की जरूरत हमेशा रहेगी जो कंटेंट पे काम करेगा और जो बढ़िया पढ़ाएगा, उसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी, ये कंफर्म बात है। तो फैकल्टी को भी चाहिए कि भाई अपने कंटेंट पे काम करिए। आप उन अगर 2-3% में रहेंगे तो मेरा मानना है कि 2-3% जो ऊपर लेयर पे रहती है वो हमेशा काम उसको डंका। सर फाइनेंस के नजरिए से देखें तो बच्चे के लिए तो इतना बढ़िया हो गया है कि मुझे याद नहीं कि आज जो एक एवरेज फी बच्चे की आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कभी आपने सोचा था, पिछली बार कब सुना था आपने कि 50,000 या 60,000 रुपीज में ऑफलाइन कोचिंग मिल रही है? ये मेरे हिसाब से आपने इससे पहले सुना होगा 2000 लाइक 15, 16, 14 या उस समय सुना होगा, मतलब आज से 10 साल पीछे। तो आज से 10 साल पहले जो कोचिंग फी ले रहा था, आज फीस उस लेवल पे आ गई है, कंपटीशन की वजह से, बाकी सब चीजों की वजह से, ऑनलाइन के इम्पैक्ट की वजह से। पहला। दूसरा, कोटा में जैसे हॉस्टल्स वगैरह का था, नॉर्मली 15, 20, 25 हजार रुपए एक बच्चे पे पर मंथ खर्च होते थे, आज वो पर मंथ का खर्चा उसका 5 से 10 हजार रुपए पे आ गया। तो मेरे हिसाब से तो कोटा अब बच्चों के लिए बेस्ट है। इससे बेस्ट प्लेस क्या होगा कि भाई साहब आपकी कोचिंग की फीस भी कम हो गई, आपका रहना खाना था वो भी कम हो गया, प्रशासन ने बहुत ध्यान दिया है। अपने कलेक्टर साहब आप देखते होंगे रोज एक्टिविटी कुछ ना कुछ चलती रहती है, बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनके लिए बेस्ट प्लेस है ये। लेकिन इस तरह के हब अब बहुत सारे बन चुके हैं, छोटे बहुत सारे, हाँ, हर शहर में वो फैसिलिटीज अब धीरे धीरे बन चुकी है। तो बच्चा तो लिमिटेड है, तो वही बच्चा सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बिल्कुल, हाँ, लोग उतने ही हैं। तो कोटा अपनी यूएसपी कैसे बना के रखेगा इसमें? देखिए कोटा को फिर से कंटेंट पे काम करना होगा, फिर से जोड़ना। देखिए बीच में थोड़ा डाइवर्ट हुआ है कोटा कि भाई कंटेंट से थोड़ा कई लोग इधर उधर भी चले जाते हैं कि चलो ठीक है यार हंसी मजाक करें हम, होता उससे फेमस हो जाए हम। भाई फैकल्टी को चाहिए कि वो फेमस होने के लिए अगर पढ़ा रहा है ना, तो फिर वो फैकल्टी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा इस इंडस्ट्री में, ये फैक्ट है। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने 15 साल के करियर में लोग देखे हैं जो फेमस होने के लिए पढ़ाने आते थे, वो एक बुलबुले की तरह बस्ट होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपको पढ़ाना है उससे आप फेमस हो रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं उससे फेमस हो रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है, भले आप धीरे धीरे फेमस हो, लेकिन अगर अपने कंटेंट से फेमस हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। किसी दिन मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी बात सुन रहा था कि आप काम कीजिए, शॉर्ट्स और रील
अपने आप बनती अपने रहेगी। लोग काटेंगे, हाँ, लोग बनाएंगे ना। लेकिन आप शॉर्ट्स और रील बनाना ही अपना मेन काम समझ लेंगे तो फिर आप उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो ये कुछ उसी तरह की बात है जो आप कह रहे हैं। सर, आज आप इस शो पर आए और बहुत ही मतलब आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। इरफान खान का और ये आपको प्रेडिक्शन से साइड हट करके अपनी तैयारी एक वाइड रेंज में करनी होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ शून्य से शिखर तक पढ़िए, 0 से लेकर के जहाँ वो गिफ्ट कर दूं ले जाएंगे। असली है नकली है कैसे हैं? नहीं, असली है। अच्छा, धन्यवाद।